छत्तीसगढ़ में 16 जून से स्कूल खुलने जा रहे हैं और नए सत्र में क्या विशेष होगा, कितनी तैयारी है, सरकार ने कितनी तैयारी की है, विभाग का क्या प्लान है, उन सभी विषयों पर हम बातचीत करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सर हमारे साथ हैं। सर, तो तैयारी सर, ये तो आपका सेकेंड टर्म है, इसके पहले भी आपने सर शिक्षा विभाग देखा हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि सर कि आपके उन अनुभवों का लाभ भी इस सत्र में सभी को और प्रदेश को विशेष तौर पर मिलने जा रहा है। जी अभी 16 जून से कल से सभी शासकीय शालाएं और विभिन्न निजी शालाएं भी खुलने जा रही हैं। इसमें विभाग की ओर से जैसे कि प्रतिवर्ष तैयारी की जा रही है और जाती रही है, लेकिन इस वर्ष हम लोगों ने 3 चीज़ों का विशेष रूप से ये लक्ष्य लिया है कि बच्चों को वो सुविधाएं समय पर मिल जाएं और जो पिछले साल अगर कहीं कोई कमी पेशी रह गई थी तो इस बार वो वैसी स्थिति निर्मित ना हो। तो सबसे पहले निशुल्क पाठ्य पुस्तकों, जिस पे विभाग द्वारा काफ़ी लगभग 125 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि लगभग 2.49 करोड़ विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का मुद्रण करा के छात्रों को उपलब्ध कराई जाती हैं। उसमें से 1,76,00,000 मुद्रित हो चुकी हैं। सभी हाई स्कूलों में लगभग ये पुस्तकें पहुंच भी गई हैं और जहां तक संकुल की बात है, लगभग 50% संकुल लेवल पर भी ये पुस्तकें पहुंच जा रही हैं और मुझे उम्मीद है कि 22 या 23 जुलाई तक लगभग हर विषय, हर ये जो पुस्तक है वो पहुंच जाएगी। और निजी स्कूलों से भी इस बात के लिए समन्वय कर लिया गया है और 23 जून से उनका भी वितरण प्रारंभ हो जाएगा और जल्दी ही उसको भी पूर्ण कर दिया जाएगा। तो पाठ्य पुस्तकों में मैं ये कहूँगा कि जो पिछले वर्ष जो स्थिति थी, इस बार आगामी जो तैयारी की वजह से लगभग 80% अधिक पुस्तकों की उपलब्धता हमारे शालाओं में है और जो कि पिछले वर्ष से काफ़ी बेहतर स्थिति है। दूसरा विषय है जो ड्रेस का है, यानी कि गणवेश। तो गणवेश भी जो कि हमारे हथकरघा इनके माध्यम से दिया जाता है, वो भी मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 50,93,000 सेट में से 29,72,000, लगभग 30 लाख, यानी कि 60% ड्रेस ऑलरेडी स्कूलों में पहुंच गया है और शेष भी हम लोग जल्दी ही उसको वितरित कर देंगे। तीसरा जो विषय है, जो विशेषकर बालिकाएं हैं 9वीं कक्षा की, उनके लिए साइकिल की सुविधा सरस्वती साइकिल योजना में दी जाती है। उसका एक प्रमुख कारण ये रहता है कि 8वीं के बाद 9वीं में जनरली जो सेकेंडरी स्कूल हैं वो थोड़े से कम संख्या में रहते हैं, दूर रहते हैं गांव से, 4-5 किलोमीटर की दूरी भी हो सकती है। तो बालिकाएं स्कूल ना छोड़ें इसलिए दिया जाता है। इसमें भी लगभग 32,000 साइकिल हमारे पास आ गए हैं और शेष भी हम लोग जल्दी ही इसका वितरण पूरा करेंगे। इसके अलावा जो अन्य कुछ तैयारियां हैं जो कि शैक्षणिक व्यवस्था को सुधारने के लिए हमने की हैं। इस वर्ष अभी 16 जून से जब ये स्कूल शुरू हो रहे हैं, उससे पहले ही पूरे वर्ष के लिए एकेडमिक और अन्य गतिविधियों का कैलेंडर बना के उसको जारी किया गया है। अर्थात कि छात्रों को विभिन्न कक्षाओं को जो खेल प्रतियोगिताएं किस समय होंगी, उनके भ्रमण के कार्यक्रम किस समय होंगे, अन्य गतिविधियां किस समय होंगी, उसका एक कैलेंडर पहले से जारी कर दिया गया है, ताकि जो मौके पे टूर्नामेंट करा के या कोई अन्य जो व्यवधान आता है उसको हम पहले से उसको देख लें। और जो सिलेबस पूरा करना एक महत्वपूर्ण गतिविधि होती है, कई बार ये मैंने देखा है कि वो पूरा नहीं हो पाता या बहुत कम समय बचता है रिवीजन के लिए। तो जैसा आप जानते हैं कि अगर पाठ्यक्रम पूरा ना हो और 2 बार रिवीजन ना हो फाइनल एग्ज़ाम से पहले, तो जो शैक्षणिक उपलब्धता है, यानी कि उपलब्धि है छात्र की, उसमें थोड़ा कमी रह जाती है कि उसको अच्छे से मैथ्स नहीं आ रहा या अंग्रेजी नहीं आ रही या अन्य साइंस के विषय नहीं आ रहे। उसके लिए मुख्य कोर्स ख़त्म करने के साथ साथ उसका रिवीजन कराना भी ज़रूरी है। चूँकि हम लोग इस वर्ष अत्यधिक गर्मी के कारण 10 दिन हम लोग पहले ही अतिरिक्त छुट्टियां घोषित कर रख चुके हैं, तो इसलिए वो सिलेबस पूरा करना, समय से वो सिलेबस पूरा करना, ताकि वो नवंबर-दिसंबर तक पूरा हो जाए और उसके बाद रिवीजन करके छात्रों की अच्छी
शैक्षणिक उपलब्धि रहे और वो अच्छे से एग्ज़ाम दें, तो ये हमारा लक्ष्य है। इसके अलावा कुछ हमने और भी प्रयास किए हैं शालाओं में गतिविधियों के नियंत्रण के लिए। सभी शिक्षक समय पे आएँ, छात्र आएँ, क्योंकि विगत वर्षों में ये देखा गया है कि शुरुआती जो 3 महीने हैं उसमें चाहे वो पीएम पोषण योजना हो यानी कि मध्याह्न भोजन की योजना हो, उसमें लगभग 65 से 70% ही बच्चे उसमें लाभ ले रहे थे। जो हमारा विद्या समीक्षा केंद्र बना है उसमें लगभग 20 से 25% ही शिक्षक पंजीकृत हैं, शेष ने अभी उसमें पंजीयन नहीं कराया है, तो उनकी उपस्थिति के बारे में एक चिंता का विषय है। सो उसमें हमने उनको निर्देश जारी किए हैं कि सभी कर्मचारी अधिकारी, चाहे वो जिला शिक्षा अधिकारी हो, विकासखंड शिक्षा अधिकारी हो, उनके कार्यालयों के कर्मचारी हों या शिक्षक हों, जिस भी स्तर के जिस प्रकार से मंत्रालय में उपस्थिति बायोमेट्रिक आधार पे है, उनका पंजीयन कराएं और उनकी बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए। दूसरा, जहाँ तक भवनों की बात आती है, क्योंकि ऐसे इस समय कभी ऐसे बहुत सारे भवन अभी भी हैं जो हमारे, जिसको तकनीकी रूप से ये कहते हैं कि भवनहीन शाला है। सो इसको लेके पिछले वर्ष या शिक्षक विहीन शाला है, इसको लेके पिछली वर्ष युक्ति युक्तकरण किया गया था, यानी कि शालाओं का युक्ति युक्तकरण और शिक्षकों का भी युक्ति युक्तकरण, ताकि अगर कहीं मिडिल स्कूल में टीचर है और वो प्राथमिक पढ़ा सकता है विषय, तो वो प्राथमिक शाला में, चूंकि उस समय अलग अलग स्कूल थे तो वो नहीं पढ़ाते थे, लेकिन अभी एक ही स्कूल कर दिया गया है, तो इसलिए अब वो संयुक्त रूप से शिक्षकों की उपलब्धता हो गई, उनकी जिम्मेदारी हो गई। दूसरा, अतिरिक्त कक्ष बहुत जगह निर्मित हैं, तो अतिरिक्त कक्ष कई जगह 2, 3, 4 हर साल स्वीकृत होते रहते हैं, तो मुख्य भवन हो सकता है कि वो जर्जर होके गिर भी चुका हो या जर्जर हो, लेकिन अतिरिक्त कक्षों में पढ़ाई की व्यवस्था की जा सकती है। इसके अलावा यदि वहाँ अतिरिक्त कक्ष भी नहीं है तो इवन किराए के भवन में भी स्कूल चलाने का प्रावधान है और हमारे पास राशि है। सो उस केस में हमने ये बोला है कि आप किराए के मकान में भी अगर स्कूल चलाते हैं, किराए के भवन में, मान लीजिए कोई सामुदायिक भवन है उसमें चला लें, कोई पंचायत अन्य भवन उपलब्ध कराती है, कई बार स्थानीय स्तर पे बहुत अच्छा सहयोग भी मिलता है, जनप्रतिनिधिगण भी सहयोग करते हैं, तो वो वहाँ पे व्यवस्था करके उस शाला को चलाएं। इसके अलावा जो वार्षिक कैलेंडर का जैसे मैंने बताया, तो इस प्रकार से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पूरे वर्ष भर इसकी गतिविधियां अच्छे से संचालित हों।